हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो प्रॉब्लम है वो जेई एडवांस 2012 के पेपर से है, क्वेश्चन पेपर से है। और रिसेंटली मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने फॉरवर्ड किया अभी कि सर इसका डाउट मुझे थ्रू वीडियो सोल्यूशन चाहिए। तो उनके रिक्वेस्ट पर मैं इसका वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। और जैसा कि आप रीड कर सकते हैं क्वेश्चन को, कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि देयर आर टू सॉलिड सिलेंडर्स पी एंड क्यू ऑफ सेम मास and the radius, and they start rolling down a fixed inclined plane from the same height at the same time. Now यहाँ से क्वेश्चन का जो मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। सिलेंडर P हैज़ मोस्ट ऑफ इट्स मास कंसंट्रेटेड नियर द सरफेस। यही इस क्वेश्चन की बैकबोन है। सिलेंडर P हैज़ मोस्ट ऑफ इट्स मास concentrated near the surface, and while Q has most of its mass concentrated near the axis. And now we have four options, where option number A, that both reaches the ground at the same time, linear acceleration of P is more than Q. B option, and C option, both the cylinders reach the ground with the same translatory kinetic energy. And D, cylinder Q reaches the ground विथ लार्जर स्पीड। अब हम इसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। एंड अगर हम इसके सोल्यूशन को यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करें तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा बेसिक रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात कर लेते हैं। अ स्लाइट बेसिक फॉर द रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सपोज इस तरीके से कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, एंड यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं है कि मास कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, बट इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन हमें पता है कि जब इस बॉडी को नीचे रोल कराएंगे, अगर ये बॉडी नीचे की तरफ रोल कर रही होगी, वेट रोल्स डाउनवर्ड, तो अगर ये बॉडी नीचे रोल करेगी तो नेचुरली ये स्पिन कर रही होगी और इसका स्पिन क्लॉकवाइज हो रहा होगा। नाउ अगर हम ये मान लेते हैं कि जो इसमें फोर्सेस की बात करें अगर, तो मुझे पता है कि यहाँ पर फोर्स यहाँ mg साइन थीटा की फोर्स आती है। mg को रिजॉल्व करने के बाद मुझे ये पता है कि इस साइड पर जो फोर्स आती है वो mg कॉस थीटा होती है। एंड देन नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट n एंड द फ्रिक्शन फोर्स अप साइड ऑफ दैट इंक्लाइंड प्लेन। नाउ अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन या फिर इसकी लीनियर एक्सेलरेशन या फिर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन या कोई भी एक चीज़ निकालनी हो, तो हम जिस कंसेप्ट को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो ये है। हम सबको पता है दैट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा की एक इक्वेशन होती है, दैट टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड अल्फा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। ये जो टॉर्क है इट मस्ट बी रिलेटिव टू सम एक्सेस, and the moment of inertia should also be related to the same axis, and axis on the left hand side and the axis on the right hand side must be a common axis. The axis about which you are calculating the torque should be the same axis about which you are finding the moment of inertia, and the choice of axis is कौन सा एक्सेस आपको चूज करना है, ये एक कंसेप्चुअल पार्ट है ना। यही सारा कंसेप्ट है कि आप कितनी स्मार्टनेस के साथ और कितने क्लेवर तरीके से आप इस एक्सेस को चूज़ करते हो। मैं यहाँ पर इस एक्सेस को जो चूज़ करूँगा इस एग्जांपल में, मैं इस एक्सेस को यहाँ पर चूज़ करूँगा जो बॉटम मोस्ट पॉइंट से जा रहा है। अगर मैं इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को O मानूँ तो यहाँ पर एक एक्सेस होगा और ये एक्सेस इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा लाइक दिस। सो ये मेरा वो एक्सेस होगा जो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। तो एक्सेस विच पासेस थ्रू पॉइंट O, उस पॉइंट के अबाउट मैं अपनी ये इक्वेशन अप्लाई करूँगा। एंड अगर मैं चेक करूँ कि जो एक्सेस पॉइंट O से पास करेगी उस एक्सेस के रिलेटिव सिर्फ टॉर्क जो आएगा, टॉर्क सिर्फ mg साइन थीटा की वजह से आएगा। एंड mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r निकालोगे। ये आपको सोचना है कि mg साइन थीटा के अलावा बाकी की फोर्सेस पॉइंट
ओ से टॉर्क क्यों नहीं प्रोड्यूस करेंगी? एंड अ वेरी ऑब्वियस रीज़न, all other forces, normal, friction and mg cos theta, they all are passing through that point O. So this is now my torque, mg sin theta into r. Now the right hand side is the moment of inertia. This moment of inertia should be the moment of inertia about their center of mass and plus parallel axis theorem m into r square. Notice IC is the moment of inertia about their center ऑफ मास, बट आप क्योंकि टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट अप्लाई कर रहे हो, इस पॉइंट से जो एक्सिस पास कर रही है उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क ले रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको इधर वाली एक्सिस पे लेना पड़ेगा। तो अगर ये वाली एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही होगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर IC है, तो इसके पैरेलल में जो एक्सिस बनेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालेंगे, एंड दिस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ना यहाँ से हम इस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकाल सकते हो, एंड दैट्स ऑल। इसके बाद अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं वो ध्यान दो। हमें यहाँ पर अल्फा निकालना भी नहीं है, बिकॉज इस क्वेश्चन में मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं पूछी गई है, इस क्वेश्चन में सिर्फ कंपैरिजन है। अब अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर इसके अंदर सारे फैक्टर अगर कॉमन कर दिए जाएं, कंपेयर करना हो, एंड सपोज दैट ओनली फैक्टर विच इज वेरिएबल इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से मास इज कांस्टेंट, लेट्स से रेडियस इज कांस्टेंट, देन इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC इज अ वेरिएबल, देन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हायर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नो नोटिस करो आप, लेफ्ट हैंड साइड इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, r is constant, left hand side is constant. Right hand side, if left hand side is constant, then obviously जितनी ज़्यादा वैल्यू इस IC की होगी उतनी ही कम वैल्यू अल्फा की होगी। सो जितनी ज़्यादा IC उतना कम होगा अल्फा, विच इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, और उसकी लीनियर एक्सेलरेशन आप a मान लो कि वो लीनियरली a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। दैट मीन द सेंटर जो है इसका, सेंटर पॉइंट, उसकी एक्सेलरेशन a मान लेते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है वो a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, और ये बॉडी स्पिन करेगी विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। हमें ये भी पता है कि जब बॉडी प्योर रोलिंग कंडीशन में होती है, तो इन अ प्योर रोलिंग कंडीशन वी ऑल नो दैट द a इज इक्वल्स टू r अल्फा। दिस इज कंडीशन फॉर pure rolling conditions. Pure rolling, which is rolling without sliding. So if IC is higher, alpha is less, and when alpha is less, correspondingly the linear acceleration is also less, a is less. And when the linear acceleration will be less, when the linear acceleration will be lesser, that means if the body move downward with small acceleration, then the time the object will take to reach from the top to the bottom for a given displacement, the time which this object take to move from the top to the bottom will depend upon its acceleration. And for a given displacement, if they start from rest, s equals to ut plus half at square. If the object starts from rest, u is 0. And if displacement s on the left hand side is constant, then you can find that smaller the acceleration, larger will be the time for that displacement. And now, when the acceleration will be smaller, third equation of kinematics, for a given displacement s, मैं इस थर्ड इक्वेशन को लिखता हूँ। इनफैक्ट मैं सारी इक्वेशंस को लिखता हूँ यहाँ पर। मैंने एक इक्वेशन लिखी है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट की कंडीशंस में s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, बिकॉज u 0 है। सो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन जितना लो होगा, ये टाइम स्क्वायर वाला फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कॉमन है। Now the third equation factor, which is v square equals to u square plus twice as.
So u0 है twice of as. Now for a given displacement s, that means s की वैल्यू अगर गिवन है, फिक्स है, इफ इट इज अ फिक्स वैल्यू, देन जहां पर a लो आएगा वहां पर ये लीनियर स्पीड भी कम आएगी. ठीक है. सो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स है. और एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो यहां पर आने वाला है वो क्या है? सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इस क्वेश्चन में जो अभी बचा हुआ है, रोल ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स. प्योर रोलिंग है, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग है, कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो फ्रिक्शन नेचर वाइज स्टैटिक होगा. और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो हम सबको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की कंडीशंस में सिस्टम का एनर्जी लॉस नहीं होता है. सिस्टम कोई एनर्जी लॉस नहीं करता है. एंड उसका रीजन क्या होगा? इन अ प्योर रोलिंग कंडीशन, द वेलोसिटी एट दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट, will be 0 and the friction force is acting at that point. Rate of work, which is power by a force, is given as F dot V. So if your force F is present at a point where velocity is 0, there is no power, friction is at the point of 0 velocity. So our friction force is non-zero, but the corresponding velocity is 0. This force has no power. That means it is not doing any work. And if friction is not doing any work, gravity is doing work, which is conservative in nature, the total mechanical energy of the system will remain conserved. Total mechanical energy E will be conserved, and this total mechanical energy has two components. Total mechanical energy will be conserved. So what is total mechanical energy now? What is total mechanical energy? If your object starts from height h, let's say the object starts from height h without any velocity. So if the object starts from height h without any velocity, its mechanical energy is only in the form of potential energy mgh. And since the energy is conserved, when the same object reaches at the bottommost point, it has no potential energy, and now it will have some translatory kinetic energy because of the linear speed and some rotational kinetic energy because of angular speed. By conservation of mechanical energy, mgh will be written as half mv square, which is its translatory kinetic energy, k suffix t, which stands for kinetic energy as a translatory portion, and then some rotational kinetic energy kr. ठीक है. बेस्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस को थोड़ा सा अलग कर दूं सो दैट मिसमैच ना हो जाए कहीं पर. ठीक है. सो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे सारे आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए. अब आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, अब मैं एक एक करके अपने ऑप्शन चूज करूंगा. एक और कॉन्सेप्ट है जेई एडवांस का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज कई सारे कंसेप्ट को इंटीग्रेट किया गया है इसके अंदर. एक और कंसेप्ट है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का, अगर हम रिकॉल करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हम सबको पता है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे. डिपेंड्स ऑन नंबर 1 मास, नंबर 2 साइज, दैट इज रेडियस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इट ऑल्सो डिपेंड्स द मैनर इन विच मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड. मास डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है, और ये पूरा क्वेश्चन इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड. We all know that moment of inertia is defined as sigma of mi into Ri square, which means if the maximum mass is at a larger distance
you get more moment of inertia, and if maximum mass is at lesser distance, we get lesser moment of inertia. इस क्वेश्चन में सिलेंडर P has most of mass concentrated near the surface. That means for the cylinder P, most of the portion of the mass is at larger distance. सिलेंडर P का ज़्यादा से ज़्यादा मास ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, एंड इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस क्वेश्चन के हिसाब से चलें अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो फॉर दिस क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर P इज मोर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर Q. अब आप अगर आप चाहो तो अपना ऑप्शन खुद तैयार कर सकते हो इनके हिसाब से. ऑप्शन आपके सामने है, स्क्रीन आपके सामने है. क्वेश्चन मैंने हाइड किया हुआ है. ऑप्शन ए, बोथ रीचेस द ग्राउंड एट द सेम टाइम. यहाँ पर आपने कहा है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा. P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, सो ऑब्जेक्ट P विल टेक मोर टाइम देन ऑब्जेक्ट Q. अब ऑप्शन ए सही है गलत है वो आप देख लो. सेकेंड ऑप्शन कहता है लीनियर एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा. तो यहाँ पर हमने कहा है जिसका I ज़्यादा है उसका A कम है. P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ P विल बी लेस देन द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ Q. ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, है ना. इसको चेक कर लिया जाएगा ऑप्शन को. इनफैक्ट अगर कोई मिस्टेक हुई, P हैज़ मोस्ट ऑफ द मास कंसनट्रेटेड नियर इट्स सरफेस. राइट, सही है. दैट मीन्स P वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, और P वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी. ऑप्शन सी, बोथ सिलेंडर्स रीच द ग्राउंड विद द सेम ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट देखो, जिस बॉडी का A कम होगा उस बॉडी की V भी कम होगी. तो अगर ऑब्जेक्ट P का एक्सेलरेशन कम है तो ऑब्जेक्ट P की जो वेलोसिटी है वो भी कम होगी. और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सेम मास के हैं तो जो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², दोनों बॉडी सेम मास की हैं, यानी m वाला फैक्टर सेम है, तो जिसका V कम होगा उसकी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी. यानी K ट्रांसलेटरी फॉर द ऑब्जेक्ट P इज लेस देन द K ट्रांसलेटरी फॉर ऑब्जेक्ट Q. एंड लास्ट, सिलेंडर Q रीचेस द ग्राउंड विथ लार्जर स्पीड. वो ऑप्शन यहां पर आ चुका है, VQ इज मोर देन VP. तो आप इसके हिसाब से एनालाइज करो एंड देन चेक करो कि इन चारों में से कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट आ रहे हैं. मैंने पूरी रीजनिंग यहां पर एक्सप्लेन कर दी है. एक बार आप इसको दोबारा अपने आप से वीडियो को दोबारा देख लें और इस पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझो, बिकॉज इस कंसेप्ट के ऊपर JEE मेन, JEE एडवांस और बाकी के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर.